अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, जब 2014 में इंडियन इलेक्शन हो रहे थे जो कि तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन थे क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया उन इलेक्शंस में, तब हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे, इलेक्शन के दौरान भी किए थे और इलेक्शन के बाद भी किए थे। ये साफ जाहिर था कि बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन जब नतीजा आया तो ये देखा गया कि सिंपल मेजॉरिटी भी जो है वो बीजेपी को मिल गई, जो कि इंडिया में हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी मानी जाती है, यानी कि राइट विंग की पार्टी मानी जाती है। दो खदशात थे जिसका इजहार हमने उस वक्त भी किया था और जो हमारे प्रोग्राम्स का कंक्लूजन था वो भी यही था। एक तो सेक्युलर इंडिया जो है उसके सेक्युलरिज्म को खतरा है क्योंकि ये पार्टी जो है वो कांग्रेस की तरह लिबरल पार्टी नहीं थी, ये एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी थी। तो ये एक तो इंटरनल इशू था इंडिया का कि इसको किस तरीके से वो हैंडल करेंगे, और इस पर हमने देखा था कि वहां की जो लिबरल वॉइसेस हैं उन्होंने बड़ा शोर भी मचाया था कि जब मोदी साहब का नाम आया था है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। बहरहाल वो बात पुरानी हो गई, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इंडिया के और एक भारी अक्सरियत उनके पास मौजूद है। दूसरा जो इशू था वो ये था कि जब बीजेपी अगर हुकूमत में आ जाती है तो फिर पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे। यहां तो हमने देखा पीएमएलएन की हुकूमत जब बनी तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बड़ी कोशिशें थी, लेकिन बीजेपी क्योंकि हमेशा एंटी पाकिस्तान रही है, एंटी मुस्लिम रही है, वहां के गुजरात के वायलेंस जब हुए थे, मोदी साहब उस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर थे, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि जब बीजेपी अगर हुकूमत में आ जाएगी तो पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक करेंगे, पाकिस्तान तो ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, क्या उसी तरह का रिस्पॉन्स हमें इंडिया की जानिब से मिलेगा। तो जो पहली बात है कि सेक्युलर इंडिया की जो बात है, मेरे ख्याल से वो सेक्युलरिज्म तो उनका दफन होकर रह गया क्योंकि अभी एक जो मूवी रिलीज हुई है जिसमें स्टारिंग जो है वो आमिर खान साहब कर रहे थे, बड़े एक्टर इंडिया के, पीके के नाम की मूवी, और उसमें बड़ी कंट्रोवर्शियल जो है इस वक्त इंडिया में बड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, कुछ सिनेमास को तोड़फोड़ भी किया गया है, जलाओ घेराव भी हुआ है। ऑल्दो ये मूवी इंडिया में हिट हो चुकी है, 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये तमाम मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन इंडिया में जो राइट विंग पार्टीज हैं, जो लोग हैं राइट विंग, वो इस वक्त बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूवी को। मुझे नहीं पता कि तमाम लोगों ने मूवी देखी या नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने देखी वो इसके सब्जेक्ट से वाकिफ है, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं मुख्तसर ये बता देता हूं कि इस मूवी का क्रक्स ये है, इसमें बताया गया कि तमाम मजहब में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ठेकेदार बन जाते हैं मजहब के और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं मजहब के नाम पे। क्योंकि ऑब्वियसली मूवी इंडिया में बनी हुई है तो हिंदू रिलीजन को जो है इसमें ज्यादा फोकस किया गया है, दूसरे क्रिश्चियनिटी हो या मुस्लिम रिलीजन हो, इस्लाम हो, उसको जो है इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। तो ये इस बात पे बड़े वायलेंस हो रहे हैं, इसके काफी सारे इश्यूज हैं, डायलॉग्स ऐसे हैं जिस पर जो है एतराज उठ रहे हैं इंडिया में। लेकिन सिर्फ ये अवाम की हद तक नहीं है, वहां की जो इस वक्त बीजेपी की जो लीडरशिप है उस लेवल पे भी हमने देखा है कि इस मूवी को बड़ी तनकीद की गई है। तो सेक्युलरिज्म तो ऐसा लगता है कि इंडिया का जो है वो दफन होता रह गया। और इस मूवी का भी इल्जाम, जैसे मैं कह रहा था पाकिस्तान से ताल्लुकात क्या होंगे, इस मूवी का भी इल्जाम जो है उन्होंने पाकिस्तान के सर पे डाल दिया कि इस मूवी की फंडिंग जो है वो पाकिस्तान से की गई। ये सब मैं इस प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि वहां की जो अवाम है उनके तासुरात क्या है इस मूवी के हवाले से। आइए देखिए। उसमें भगवान शंकर के साथ में जिस प्रकार से उन्होंने भगवान शंकर को भागते हुए दिखाया है और बाथरूम में जाकर भगवान शंकर को छिपाया है, वास्तव में यह दृश्य निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और इस मूवी को पूरे देश से हटाया जाए। उसमें दिखाया गया है कि मुस्लिम लड़के इतना वफादार होते हैं वो, और पाकिस्तान के लड़कों के बारे में भी बताया गया कि काफी ईमानदारी दिखाते हैं। में जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है और हिंदुओं को लव जिहाद के माध्यम से, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से फंसाने का काम टोटली इस पिक्चर के माध्यम से किया गया है। इसका हमारे ओर से खेद है, निषेध है। जी, वहां के लोगों का एतराज है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके भगवान शिव की बेइज्जती की गई है मूवी में, और ये भी एतराज है कि किस तरीके से दिखाया गया कि इस मूवी में जो मुस्लिम लड़के हैं उनके हवाले से दिखाया गया कि वो कितने वफादार होते हैं और जो मूवी में उनको जो है पॉजिटिवली दिखाया गया। तो ये भी जो है इस मूवी में एतराज है। और भी कुछ एतराज आते हैं, लेकिन पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करवा लूँ। हमारे साथ आज प्रोग्राम में होंगे डिफेंस एनालिस्ट शाहिद लतीफ साहब, जो कि हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार तलत हुसैन साहब, वो भी हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन पर कुछ ही देर में। लेकिन शाहिद लतीफ साहब, आपने सुना मैंने इंट्रोडक्शन में जो दिखाया इस मूवी के हवाले से, इस प्रोग्राम में मैं मूवी के ऊपर तो नहीं सिर्फ फोकस करूंगा, एलओसी पे जो फायरिंग हो रही है जिसमें आज भी जो है वो 4 हमारे जो है सिविलियंस शहीद हुए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो भी एक पहलू है। एक शॉर्ट में एक और सुनाना चाहूंगा शाहिद लतीफ साहब, अगर आपको एतराज ना हो, इस पर जरूर सवाल करूंगा
जिसका जिक्र मैंने इंट्रोडक्शन में भी किया था। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, सीनियर पोजीशन है इनकी बीजेपी में, और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी थी जिसके सदर थे, बाद में अपनी पार्टी को जम कर लिया था इन्होंने बीजेपी में। ये इस मूवी के हवाले से पाकिस्तान पर क्या इल्जाम लगाते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने कहा कि जो पैसा खर्च हुआ है इस फिल्म बनाने के लिए, उसका सोर्स सीधा ट्रेस करते समय वो दुबई और पाकिस्तान ISI तक। जी शाहिद लतीफ साहब, आपने सुना सुब्रमण्यम स्वामी साहब फरमा रहे थे कि जब हमने ट्रेस किया कि इस मूवी की फंडिंग कहां से आ रही है, तो दुबई, पाकिस्तान और ISI जो पाकिस्तान की टॉप एजेंसी है उसके ट्रेसेस हमें मिले हैं। क्या फरमाएंगे सर? ये मतलब इस बयान की मुझे तो कोई लॉजिक या रैशनल नहीं समझ आ रही। मतलब इस मूवी का इल्जाम भी जो है वो पाकिस्तान के सर लगा दिया गया है। जी, यही अलमिया है कि भारत में जब कभी कोई काम उनकी मर्जी के खिलाफ होगा या उन्हें नज़र आएगा कि उनको एक्सपोज किया जा रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी बात की कि ये तो नज़र आ गया था कि जब मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो भारत का जो सेकुलरिज्म है उसका भांडा वाकई वो तो फूट गया। यानी वहाँ पे पाकिस्तान दुश्मनी के नाम पे वोट मिले, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है उसको एक मेजॉरिटी वोट मिल गया, तो ये बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने जो सेकुलरिज्म वाला भांडा था भारत का वो वाकई फूट गया। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो कांग्रेस है वो बिल्कुल लिबरल है, तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म जो है उनके नाम से चलता रहा। अब इन सारी चीज़ों का जो दारोमदार है वो इसी पे है कि ये किस हद तक वहाँ इस तरह की जो फीलिंग्स हैं और दुनिया की जो फीलिंग्स हैं उसको कैसे दबाएं। यानी मूवी भी अगर बनी और उन्होंने अगर कोई हकाइक जो हैं, उनके अपने लोगों ने ये मूवी बनाई है और इससे पहले भी ये लोग मूवीज़ बनाते रहे, और अगर उन्होंने कोई हकाइक की तरफ इशारा कर दिया तो उनको फ़ौरन ISI नज़र आ गई। जबकि उनको हकीकत तो यह है कि उनको अपने अंदर देखना है कि जो भारत का इस वक्त रवैया है, जो मुसलमानों के साथ सलूक है, क्रिश्चियंस के साथ जो सलूक है, कितने स्टेट्स हैं वहाँ भारत में जहाँ इस वक्त मूवमेंट्स चल रही हैं, तहरीकें चल रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखने की बजाय आप उसकी तरफ नज़र डालें और कहें कि जी ये इसके पीछे भी ISI आ गई। यानी हर मसला जो आपका होगा उसके अंदर अब आप ISI की बात करेंगे, जबकि हम ऐसा नहीं करते। अच्छा, मैं ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वहां की मूवी बनी हुई है। जो मैंने कहा था इसमें लीड एक्टर हैं आमिर खान, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी बड़े पॉपुलर हैं। उन्होंने ये बताया कि इस मूवी में जो क्रू था, जो काम कर रहा था, वो 90% लोग जो है वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे, और किसी ने मूवी के दौरान किसी भी चीज पर जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं किया था। हमारे साथ तलत हुसैन साहब भी मौजूद है। तलत हुसैन साहब, जहां तक मेरी नॉलेज में है, ये मूवी तो आपने नहीं देखी है, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मसला क्या है, और शायद यकीनन आप फॉलो भी कर रहे होंगे इंडिया में जिस किस्म से क्रिटिसिज्म हो रहा है इस मूवी पर। लेकिन इल्जाम इसका जो है वो लगा रहे हैं पाकिस्तान पे कि इस मूवी की फंडिंग जो है वो पाकिस्तान से की गई है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो फिल्मी दुनिया है ये बड़ी अजीब किस्म की दुनिया है। यहाँ पर फिल्मों की तशहीर का बंदोबस्त जो है वो किसी खास तरीके से नहीं किया जाता जो आम फहम हो, उसमें बड़े दाव पेच खेले जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आमिर खान को शायद एक तरह से शुक्र करना चाहिए कि उसकी मूवी के ऊपर इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्योंकि इससे जो उसकी मूवी की तशहीर हुई है शायद वैसे ना होती जैसे इस कंट्रोवर्सी की वजह से हुई। हमने एक और मूवी का तज़किरा भी हमें यहाँ पे करना चाहिए जो नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान जिसने इतना बड़ा मसला खड़ा किया, वो इंटरव्यू। वो सोनी वालों ने बैन करके उसकी इतनी तशहीर कर दी कि जितनी शायद आम हालात में उसकी ना होती। तो एक तो मैं अमूमी कमेंट देना चाहूँगा कि जो फिल्मी दुनिया है उसमें एक पार्टी को असूल पसंद और दूसरी पार्टी को बेअसूल कह देना को मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी होगा। उनके खांचे बड़े लंबे होते हैं और न जाने किस अंदाज से अपनी मूवीज की तशहीर करते हैं। ये तो अमूमी बात है। साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन ये पाकिस्तान, इसमें भी सियासत कहां से आ गई? इसमें भी हमारी एजेंसी का अमल दखल कहां से आ गई? ये बात समझ से बालातर है जी। वो मैंने रिव्यू पढ़े हैं उन मूवीज के, और मैं ज़ाहिर कंट्रोवर्सी को तो फॉलो कर रहा हूँ। मूवी मैंने देखी नहीं है, लेकिन उसमें जो उस मूवी का पैगाम है वो ये है कि जिस तरह आपने खुद ही इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हर मजहब के अंदर एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ हार्डलाइनर्स आ जाते हैं। वो लोग होते हैं जो खुद को समझते हैं करता धरता किसी भी मजहब का, और फिर उनकी हरकतें जो होती हैं वैसी होती हैं जो मूवी के अंदर दिखाई गई, जिसके ऊपर बहुत सारे हिंदू हार्डलाइनर्स हैं, मोतरज हैं। मैं इसमें एक अमूमी कमेंट करना चाहूँगा। देखें, ये जो एब्सर्डिटी है इल्ज़ाम की, वो सही मामलात को भी कभी गुडमट कर देती है। अब हिंदुस्तान की तरफ से
जो इल्जाम लगाया है पाकिस्तान के ऊपर कि जी मूवी की फंडिंग उसको पाकिस्तान की ISI ने की है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन ये जो हिंदुस्तान के अंदर हार्ड लाइनर्स का नैरेटिव है, जो उनका बयान है कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के अंदर इनग्रेस इतनी ज्यादा होती है कि उनकी मूवीज भी उनकी कंट्रोल में होती हैं, इस किस्म के आपको बयानात पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ जगहों पर नजर आएंगे। यहाँ पर भी हिंदुस्तान की फंडिंग के हवाले से बड़े शुकूक शुबात पाए जाते हैं। कहा जाता है कि चैनल्स की फंडिंग होती है, कहा जाता है सहाफ़ियों की फंडिंग होती है, कहा जाता है कि यहाँ पर मीडिया सेमिनार जो होते हैं वो हिंदुस्तान की फंडिंग से होते हैं। आपको इल्म है ये किस किस्म के इल्जामात लगते हैं। तो एब्सर्डिटी जो है वो एक हार्ड लाइनर का खास है। लेकिन मसला ये है तलत साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे रियासत के लेवल पे या हुकूमती सतह पर तो कभी ऐसे लेवल नहीं लगते। मैंने जो अभी ये शॉर्ट सुनवाया, ये तो सिटिंग पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से ऐसा इल्जाम लगता है। हमारे यहाँ तो मैंने नहीं सुना कि PMLN की तरफ से किसी वजीर ने आके कहा कि इंडिया की तरफ से हमारे चैनल्स को फंडिंग मिलती है या फिर जो है हमारे यहाँ मूवीज में उनका पैसा लगता है। ये बात है ना, एक आम आदमी का तो कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हुकूमती शख्स का ये बयान देना ये एक बड़ा अलमिया है। देखिए, अब ये बहस किसी और तरफ चली जाएगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आला तरीन रियासती इदारों के लेवल के ऊपर इस किस्म के इल्जामात हमारे सामने आए हैं और वो रीसेंट रिकॉर्ड का हिस्सा भी हैं। चलो उसको बहस को छोड़ देते हैं। मैं जरा हिंदुस्तान की तरफ वापस जाना चाहूंगा। तो ये जो एब्सर्डिटी हमें लग रही है, ये हिंदुस्तान के अंदर जो हार्ड लाइनर है उसके जाविये से एब्सर्डिटी नहीं है। उसको बताया ही ये गया है पिछले कई दहाइयों से कि पाकिस्तान की वजह से हिंदुस्तान के अंदर खलफिशार फैलता है, पाकिस्तान की वजह से हिंदुस्तान के मामलात खराब होते हैं और पाकिस्तान अपने साइज के छोटे होने के बावजूद अपने कद से बढ़कर हिंदुस्तान के ऊपर चपत लगाने की सकत रखता है। लिहाजा इस नैरेटिव के बैकग्राउंड में जब वर्किंग बाउंड्री के ऊपर या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से बाकायदा हमले होते हैं तो उनको डोमेस्टिकली जस्टिफाई करना बहुत आसान होता है, उनको कश्मीर का कब्जा जस्टिफाई करना बहुत आसान होता है, उनको मोदी जैसे जी। मुझे इजाजत है, मैं एक क्विक ब्रेक ले लूं और इसके बाद जो है मैं और भी आपको जो है दिखाना चाहूंगा कि इससे पहले भी स्वामी साहब के बयानात किस तरह रहे, मोदी साहब के किस तरीके से बयानात रहे, और ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हालात है उसमें बड़ा एक मुश्किल ये रिलेशनशिप होगा। पाकिस्तान की तरफ से तो भरपूर कोशिश की गई कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, लेकिन ख्वाजा आसिफ का जो बयान था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अब उन्हीं की जबान में उनको जवाब दिया जाएगा। प्यार मोहब्बत से हमने बहुत बात कर ली, एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि एक हिट मूवी पीके उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंडिया में। खैर वो उनका अपना मसला है, लेकिन मसला ये भी है कि उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है कि उसकी फंडिंग जो है वो पाकिस्तान से हुई है। डॉक्टर सुब्रमण्यम साहब की मैंने आपको बात सुनाई जिन्होंने ये इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर। एक शॉर्ट जो कि पहले भी मैं अपने एक प्रोग्राम में प्ले कर चुका हूं इलेक्शन के दौरान, जब इंडिया के इलेक्शन हो रहे थे, और ये इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले का है। मैं सुनाना चाहूंगा कि किस सोच के साथ जो है ये बीजेपी में आए थे और किस सोच का इन्होंने एक प्रोग्राम में इजहार किया था। ये सुनिए जरा। जब फीलिंग आएगा कि ये हमारे लिए रक्षा कर सकते हैं, ये कांग्रेस हमें बर्बाद करेगी, ये पाकिस्तान को हवाला कर देगी, ऐसे प्रोपेगेंडा तो आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि हिंदू वोट बैंक एक हो जाए, मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाए। जी, इसमें ये समझाना चाह रहे थे कि हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हिंदू वोट जो है उसको हम इकट्ठा कर लें, मुस्लिम वोट को डिवाइड कर लें। तफसील से उन्होंने बताया था कि शिया वोट हमारे साथ होगा, सुन्नी वोट हमारे खिलाफ होगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी इलेक्शन में जाने के लिए, जो कि एंकर ने बाद में कहा भी कि बड़ी खतरनाक हो सकती है अगर ये सियासत करने का इरादा है बीजेपी का इस मुल्क में। आगे चलते मैं एक और ये आपको क्लिप दिखाना चाहूंगा। ये मोदी साहब जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनका एक इंटरव्यू हुआ था, एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है आपकी अदालत उसका नाम है, और रजत शर्मा वहां के जर्नलिस्ट इसको होस्ट करते हैं। ये इंटरव्यू की चंद झलकियां देख लें, इसके बाद तलत साहब से और शायद लतीफ साहब पर इस पर बात करूंगा। पाकिस्तान अपने लिए करता है, वो मेरा एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है। वैसे तो मेरा पूरा राज्य पाकिस्तान के टच में है, क्योंकि हम गुजरात और पाकिस्तान पड़ोस में है, तो हमारा तो पूरा राज्य उनके टच में है और हम उनके कारनामों को जानते हैं और जानना भी चाहिए। कोई ऐसा स्टेट होगा क्या कि दुश्मन देश क्या कर रहा है उसकी जानकारी न रखे? ऐसा हो सकता है क्या कोई? 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है,
जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती, मुझे देर नहीं लगती। मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो, अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। जी, गुफ्तगू सुनिए आपने मोदी साहब की भी इस इंटरव्यू में। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी में उनको जवाब देना चाहिए। मैं होता 26/11 के वक्त तो वही करता जो मैंने गुजरात में किया था। खुद तस्लीम कर रही है। शायद लतीफ साहब ये सुनाने का मकसद सिर्फ ये कि ये सोच थी इलेक्शन से पहले, क्या अभी भी यही सोच है बीजेपी की पाकिस्तान के लिए? और अगर ये सोचे तो क्या इसी का नतीजा हम इस वक्त देख रहे हैं जो एलओसी पे भी हो रहा है? देखें, एक बात तो क्लियर है कि ये जो आपने उनकी प्री इलेक्शन उनकी गुफ्तगू सुनाई, इस गुफ्तगू से बिल्कुल क्लियर जाहिर होता है कि ये जो मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, इलेक्शन में उनको जीत हुई है, ये पाकिस्तान दुश्मनी की बिना पर हुई है। इसका बिल्कुल कंट्रास्ट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब आपकी पार्टीज़ इलेक्शन कैंपेन में तकरीरें करती हैं तो वो भारत की दोस्ती के नाम पे करती हैं। ये देखिए कितना बड़ा तजाद है। तो जिस मुल्क में पाकिस्तान दुश्मनी के नाम पे वोट लिए जाएं, उससे आप दोस्ती की तवक्को कैसे रखें? हमारे यहाँ ये क्यों भूल है ऐसी कि जी वहाँ बड़ी गर्मजोशी है, वहाँ बड़ी पाकिस्तान के बारे में चाहत है। और फिर सिर्फ यही नहीं, बातें आप खुद सुनिए। ये कोई मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कल को कोई तनकीद हो जाए जी कि कुछ ऐसा तबका है हमारा जो कि पाकिस्तान का जो है भारत के साथ दोस्ती की ख्वाहिश नहीं रखता। ये उनके प्राइम मिनिस्टर ये तो इन्हीं की बातें हम सुना रहे हैं, इनमें से कौन सी बातें जो हमने अपने मुंह से की है? जी, इसके साथ आप देख लीजिए वो जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रखे गए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने अभी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस नहीं, एक यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाजे कर दी। उनके भी पाकिस्तान के बारे में जो ख्यालात हैं और पाकिस्तान दुश्मनी जिस हद तक है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जहां जहां कमजोरियां होंगी हम उसका फायदा उठाएंगे। और उन्होंने कहा कि जी अगर कोई आइंदा बम्बई हुआ तो पाकिस्तान को बलोचिस्तान से हाथ धोना होंगे। फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी की वजाहत करते हुए कहा कि हम पहले डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, अब हम पाकिस्तान के साथ ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। यानी इस हद तक अब वो चले गए कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं जिनको तालिबान के नाम से वो बात करते हैं, उसको वो इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। यही वो स्ट्रैटेजी है जिसको वो पहले फॉलो करते रहे। आज उन्होंने खुल्लम खुल्ला बात कर दी। ये वो वजह है जिसके तहत एलओसी के ऊपर आप इतनी गर्मा गर्मी देख रहे हैं। जब से ये मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आप देखिए एलओसी पे जारहियत किस हद तक बढ़ गई। और ये इनका अब निशाना ये है कि पाकिस्तानी फौज जो अब दहशतगर्दी के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन, और आज जबकि हमने फैसला कर लिया है कि उसको हम जड़ से उखाड़ेंगे, ये उनको सूट नहीं कर रहा। और लिहाजा हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके तहत आपकी फौज को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। ये है सारी कहानी इस वक्त जो एलओसी पे वाक़यात हो रहे हैं। यानी दो कारकुनों को आप फ्लैग मीटिंग के लिए बुलाएं और उन पर गोलियों की बौछार कर दें, तो जो कॉम्बिनेशन इस वक्त है प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, ये 6 दिन से जारी है, उनकी थिंकिंग इससे जाहिर होती है। तो जो कुछ हो रहा है शायद लतीफ साहब, ये जारियत जो है वो पिछले 6 दिन से जारी है, जब से फ्लैग मीटिंग के वक्त हमारे 2 रेंजर्स के जवान को जो है वो शहीद किया गया था। ताला साहब, ये जो मैंने शॉट सुनवाए ये तो इलेक्शन से पहले के थे, लेकिन अभी जो 2 महीने पहले भी हमने देखा था बॉर्डर पे वर्किंग बाउंड्री पे जो फायरिंग का सिलसिला था, तो उसके बाद भी मोदी साहब का यही बयान था कि अब बात बोली से नहीं होगी, बात गोली से होगी, और हमारे जवानों ने उनके मुंह बंद कर दिए। तो ये सिलसिला जो है उनका बाद में भी चल रहा है। और मेरे सामने भी इंडियन एक्सप्रेस में जो है ख्वाजा आसिफ साहब का, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनका जो बयान है उसमें वो यही कह रहे हैं कि हमने बड़ी कोशिश की उनसे दोस्ती करने की, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हीं की जबान में जो है जवाब देना पड़ेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से लो इंटेंसिटी वॉर चाहता है ताकि हमारी फोर्सेस ईस्टर्न बॉर्डर पर इंगेज रहें। देखें, मोदी साहब की हुकूमत का जो बयानिया था इंतखाबात से पहले, अब आपको वो हकीकी पॉलिसी का रूप धारता हुआ नजर आ रहा है। मोदी साहब के बारे में आप ये तो माने कि कम से कम उनके दिल के अंदर जो बुग़्ज़ है उन्होंने उसको छुपा के नहीं रखा। एटलीस्ट हमारे यहाँ पर बाज़ तबकात के जहन में अगर कोई ये गुंजाइश या अबहाम था कि न जाने वहाँ पर हार्ड लाइनर्स अगर आएंगे
तो उनसे बातचीत आसान होगी, कम से कम और कुछ नहीं हुआ तो वो गलतफहमी तो उनकी दूर हो गई। तो मोदी इस हद तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हद तक वो बहुत ऑनेस्टी से बात करता है। और वो ऑनेस्टी क्या है, वो बुनियादी तौर पर जो हिंदू डायनामिज्म जिसको वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्वा के जो पैरोकार हैं उनको वो हिंदुस्तान की बाइंडिंग फोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब भी तो वो गीता को एक बैन अवी किताब के तौर पर मुतारफ करवाना चाहते हैं, तो एक बैन अवी उनका आपको इनिशिएटिव भी नजर आता है। रिचर्ड गेयर को मोदी साहब के साथ मुलाकात भी करवाते हैं, अपनी पार्टी को इस पर डिप्यूट करते हैं कि कन्वर्जन्स का आगाज किया जाए और उनको होम कमिंग का नाम देते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो लोग बहुत अरसा पहले हिंदू थे और बाद में मुसलमान या ईसाई हो गए, उनको वापस हिंदू मजहब के अंदर वापस लाना है। और मुसलमानों के मजहब को, दीन को फैलाने पर, या क्रिश्चियंस के मजहब और उनके दीन को फैलाने पर पाबंदी लगाते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्युलर इंडिया था वो सिर्फ नाम नेहाद सेक्युलर इंडिया रह गया? देखिए, सेकुलर इंडिया कभी था नहीं। मेरे ख्याल में इंडिया सियासी हद तक सेकुलर इस तरह था कि उसको मुख्तलिफ माइनॉरिटीज के ग्रुप्स को इकट्ठा रखने के लिए एक मगलूबे की जरूरत थी, जिसके अंदर कभी वो सेकुलर फसाद सामने रखे और कभी वो जमहूरियत का नाम ले। लेकिन हिंदुस्तान कभी सेकुलर था नहीं। गांधी साहब के असैसिनेशन से लेकर मोदी साहब के राइज तक आप हिंदुस्तान के अंदर सियासत के अलावा जो मुआशरती ट्रेंड देखेंगे, एक खास लिबरल तबके को छोड़कर वहां पर बहुत एक्सट्रीम ट्रेंड्स पाए जाते हैं। हमने अगर अपनी आंखें बंद किए रखी तो ये हमारी कोताही है। लेकिन हमें साथ ये भी कहना चाहिए कि इस तमाम खित्ते के अंदर जो एक्सट्रीम ट्रेंड्स हैं हालिया दहाइयों के अंदर, उनमें बहुत ज्यादा तगड़ापन आया है। पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीम ट्रेंड्स में तगड़ापन आया है। आपको म्यांमार जैसे मुल्क में, जहां पर बुद्धिस्ट के बारे में हमारा ख्याल था कि बिल्कुल वो सबको अकोमोडेट करते हैं, वो चूंटी के ऊपर भी पाँव नहीं मारते, उन्होंने मुसलमानों को चूंटियों की तरह पीसना शुरू किया हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर आपको ट्रेंड नजर आता है। बांग्लादेश का ट्रेंड अगर आप उठा के देख लें, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ कर वो जो जमात इस्लामी के नुमाइंदगान हैं उनको फांसियां दिलवा रहे हैं। देयर इज एन एक सवाल यहाँ पे तलत साहब मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि देखें, ये कौन डिफाइन करता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है या नहीं? स्टेट पॉलिसी डिफाइन करती है, वहां की उस वक्त की मौजूदा रूलिंग पार्टी डिफाइन करती है या अवाम करती है? क्योंकि मैं जिस मूवी का जिक्र कर रहा हूं वहां पे एक तरफ तो राइट्स हो रहे हैं उस मूवी को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पे वो मूवी हिट भी है, यानी कि देखी भी जा रही है। तो कौन डिफाइन करता है, रूलिंग पार्टी या अवाम? देखें, इसमें जो एक तो आपके पास बैरोमीटर है कि वहाँ का निज़ाम जो है, क्या उसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको वही हकूक मौजूद मिल रहे हैं जो मेजॉरिटी के पास हैं या नहीं है। अगर उनको मिल रहे हैं तो वो एक जेन्युइनली सेकुलर कंट्री होगा। हिंदुस्तान की जो तारीख है इस मामले में बहुत भयानक है। मुसलमानों को के ऊपर जो उनके अपने जुडिशल कमीशंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स आप उठा के देख लें, वो दालित से भी कमतर उनका दर्जा है। और जो ईसाइयों के साथ होता तो वो आपके सामने है। लेकिन सियासी टेक्निकली आप कह सकते हैं कि चूंकि वो प्रिटेंड करता है कि हमने अपना सदर भी जो है वो मुसलमान एक मरतबा कर दिया, हमारे यहाँ पे तो हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान भी अजहरुद्दीन रह चुका है, तो हमें कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ पे आमिर खान जैसे लोग हैं, सलमान खान जैसे लोग हैं, ये मुसलमान है, तो हम तो बड़े सेकुलर लोग हैं। तो एक सिंबलिज्म भी वो जनरेट करते हैं। लेकिन ये जो आपने बुनियादी सवाल पूछा है कि डिफाइन इस वक्त कौन करता है, देखें इस वक्त तो जो सोशल ट्रेंड है और पॉलिटिकल ट्रेंड है वो डिफाइन कर रहा है। और वो पॉलिटिकल ट्रेंड जो है, जो नाम नेहाद सेकुलरिज्म था, उसको मुकम्मल तौर पर वो पामाल करता हुआ नजर इस वक्त आपको आ रहा है। और खास तौर पे मैंने अभी जो क्लिप भी सुना है जिसमें डॉक्टर स्वामी साहब ये फरमा रहे थे कि मुसलमानों को हम तकसीम करके उनको आपस में लड़ा के जो है ये इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, उससे तो यही जाहिर होता है। ये मुझे बात बताएं शाहिद लतीफ साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है कि लो इंटेंसिटी वॉर है, हमें एंगेज करने की कोशिश की जा रही है ईस्टर्न बॉर्डर्स पर, आपने भी जिक्र किया कि ताकि हम जो ये जंग लड़ रहे हैं इंटरनल वॉर, वो हम उससे हमारा फोकस हटता रहे। तो ये क्या इंडिया को समझ नहीं आता कि पाकिस्तान अगर मजबूत होगा इंटरनली तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा? यहाँ पे अगर नॉन स्टेट एक्टर्स आके बस रहे हैं तो वो शायद इंडिया के लिए भी खतरा हो। ये एक लॉजिक है, डिप्लोमेटिक टर्म्स में भी बड़ी दफा ये डिस्कस हुआ है, ये समझ नहीं आती क्या बात उनको? देखें जी, इस वक्त उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए, और पाकिस्तान को जिस तरह वो दूसरे इर्द गिर्द के मुल्कों को, नेपाल, भूटान, सिक्किम,
बांग्लादेश, श्रीलंका जिस तरह उनके साथ डील करते हैं, पाकिस्तान को वो उस पोजीशन में देखना चाहते हैं। और जब तक पाकिस्तान को ताकत के मुकाम से नीचे नहीं गिराया जाता, यानी पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान की अफवाज जो है उनका दुनिया में एक नाम है, तो भारत इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहा और पहले दिन से वो इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहा। पाकिस्तान के वजूद को उन्होंने आज तक तस्लीम नहीं किया और यही वजह है कि हमारे बहुत बड़े बड़े मामलात और उनके साथ जो झगड़े हैं वो उसने आज तक तय करने की कोशिश नहीं की। तो पाकिस्तान को वो मकाम नहीं ना देना चाहता है, ना उस पर देखना चाहता है। ना कश्मीर का मसला हल हुआ, ना आपका सियाचिन का मसला हल हुआ, ना आपका नया मसला बल्कि पानी का छोड़ दिया। इसके ऊपर जंग हो सकती है। तो भारत का ये जो रवैया है उसमें वो ये नहीं देखता कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी उसकी स्टेबिलिटी में है और ये वो बहुत बड़ी गलती जो है वो कर रहा है। उनकी स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ा फ्लॉ है। शायद साहब एक ब्रेक ले रहे हैं और अगले सेगमेंट में चाहता है तो मैं इस पे बात भी करना चाहूंगा कि अगर ये लो इंटेंसिटी वॉर है इंडिया की, तो हम इसको टैकल किस तरीके से करें और इसके अलावा अगर वो चाहते हैं कि हमसे दोस्ती ना हो तो हमारा इस वक्त क्या रवैया होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये हर चीज में है, सियासत अपनी जगह, एंटरटेनमेंट हमने फिल्म की बात कर ली, उसका इल्जाम जो है पाकिस्तान पर, स्पोर्ट्स में भी जो है पाकिस्तान से ऐसा लगता है कि बुग़्ज़ है। अभी कबड्डी के हवाले से जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, इससे पहले हमारी हॉकी टीम जब जीती थी इंडिया में जाकर तो वहां पे हमारे प्लेयर्स को जो है सस्पेंड किया गया और वहां की आवाम जो उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया था इंडिया के हारने पे। और ये पहली दफा नहीं और सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। शायद यहां पे शायकीन को याद होगा 1996 का जो सेमीफाइनल था, श्रीलंका जब वो मैच जीत रहा था इंडिया में कलकत्ता में, तो हमने देखा था वो जीतने से पहले ही वहां पे जो है पूरे स्टेडियम में आग लगा दी गई थी, पथराव हुआ था, बोतलें मारी गई थी। तो ये इंडिया का रवैया, ये हार ना बर्दाश्त करने वाला रवैया, ये हमने माजी में भी देखा है और इस वक्त भी हम देख रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और शॉट भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगा और इसके बाद हम तलत साहब और शाहिद साहब से पूछेंगे कि अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ताल्लुकात किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए हिंदुस्तान के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू आवाज। बीजेपी के दौरे हुकूमत में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको कोट किया जा सकता है। मेरे पास इतना वक्त नहीं, इतनी सारी फुटेजेस मेरे पास है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं वो तमाम चला सकूं। एक और इंसिडेंट था जो कि मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे एटलीस्ट आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें एक मेंबर पार्लियामेंट ने एक मुसलमान वेटर को जो है जबरदस्ती उसका रोजा तोड़वा दिया था और बड़े वहां पे एमपीए जो मौजूद थे उस पर बड़ा फख्र महसूस कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ कोई आइडियल सलूक किया जाता है। अवाम के तौर पे तो अवामी सतह पे तो हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें ज्यादतियां हैं जो कि हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी देखा है कि हुकूमत हमने कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा कि कोई मेंबर पार्लियामेंट जो इस तरह की ज्यादती करे किसी माइनॉरिटी के साथ, लेकिन वहां पे ये हो रहा है और इसको जो है बड़े तरीके से नजरअंदाज भी किया जा रहा है। लेकिन एक और मैं सवाल करने से पहले अपने मेहमानों से एक और फुटेज में जरूर दिखाना चाहूंगा। ये मोदी साहब ने जो है तकरीर की थी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। एक देहाती बुढ़िया का, एक देहाती औरत का एक इशू था, उस पर जो है मोदी साहब बड़ा गर्म हो गए थे, जबकि ये इशू जो है मीडिया ने एक्सप्लॉइट किया था। क्या हुआ था इसमें, जरा तकरीर सुने मोदी साहब की। प्लीज दोस्तों, आपके दिल को चोट पहुंचेगी ऐसी बात बता रहा हूं। नवाज शरीफ ने यह कहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे। इस तरह की जबान कभी हमने नहीं देखी कि पाकिस्तान का कोई इलेक्शन कैंपेन हो रहा और इंडिया के किसी लीडर के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल की गई हो। ये जबान जो है इंडिया से ही इस्तेमाल होती है और खासतौर पे बीजेपी के जब ये नॉमिनी थे प्राइम मिनिस्टर के मोदी साहब, तो उस वक्त की ये तकरीर थी। आपने सुना शाहिद लतीफ साहब। अब हमारे लिए बड़ा एक यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क है, अपने हमें जाहिर सी बात है पड़ोसियों से ताल्लुकात भी बेहतर करने और होना भी ऐसा चाहिए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए इस रीजन में। लेकिन अगर वहां से लचक का मुजाहरा नहीं होगा, वहां से दोस्ती का हाथ आगे नहीं बढ़ेगा, तो पाकिस्तान को क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए फिर? देखें, यही आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जो पिछले दिनों जब हमारी LOC के ऊपर भारतीय जारहियत हो रही थी और पाकिस्तान की तरफ से
आवाज़ें उठाई गई तो इन्होंने कहा कि इन पे इतनी बमबारी करो कि चीख उठे। यानी एक प्राइम मिनिस्टर जिसको अभी पावर में आए हुए चंद महीने गुजरे हैं वो इस तरह की बात करे और फिर हम कहें कि जी भारत में बड़ी खैर सगाली और बड़ी दोस्ती के जज्बात पाए जाते हैं। अब आपका जो असल पॉइंट है हम उस तरफ आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आवाज़ उसी की सुनी जाती है जिसके अंदर मजबूती हो, कोई जान हो, जानदार हो। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो अंदर के मसाइल हैं उसकी वजह से हमें बड़ी कमजोरी हम महसूस कर रहे हैं। हमें जिसको कहते हैं ना कि पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, जब तक आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आप फाइनेंशियली इकोनॉमिकली ठीक नहीं है, ये जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो 10-12 साल से हमें नासूर की तरह खाई जा रही है। और अंदर हमारे जो मामलात हैं उसके अंदर लोग अवाम जो हैं वो पूरी तरह से अपनी लीडरशिप के साथ नहीं खड़े हुए क्योंकि उनको बड़ी शिकायत है। तो आपकी अपनी गवर्नेंस, आपकी करप्शन के मसले, आपके दहशतगर्दी के बारे में जो मसाइल हैं, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ये जब तक आप सारी चीजें ठीक नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि आपकी आवाज में जान नहीं होगी। तो पहला काम हमारा यह है कि हमें खुद को जानदार बनाना है। उसके बाद हमें उसी तरह का रवैया इख्तियार करना है। देखें, ये दोस्ती जो है ये दो तरफा होती है, ये एक तरफा नहीं होती। ये जितनी आपने आज क्लिप्स दिखाए हैं, जितनी आपने बातें सुनाई हैं, क्या इनको सुनने के बाद भी हमारे यहाँ कोई ऐसा तबका है जिसको कोई गलतफहमी हो कि जनाब भारत में बहुत दोस्ती के रिश्ते पाए जाते हैं? लिहाजा हमें बहसियत कौम एक रवैया इख्तियार करना होगा, लीडरशिप को इसमें लीड करना होगा, दो टोक बातें करनी होगी। जिस तरह आज आपने, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे सियासतदानों ने ये फैसला किया है दो टोक जुबान में, अल्लाह करे कि वो फैसला हम उसके मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएं। इसी तरह हमें अपने ताल्लुकात के बारे में भी दो टोक फैसला करना है। बड़े बड़े फैसलों का वक्त है, ये भूल जाइए कि एक तरफा आप दोस्ती और अपनी कमजोरियां दिखा के और वो भारत मैं तलत साहब से भी इस पर जवाब लेना चाहूंगा। इस प्रोग्राम के लिए हमने खासतौर पर सरताज अजीज साहब को भी कहा था कि वो प्रोग्राम में शामिल हो और हमें बताएं जो एलओसी पे इस वक्त फायरिंग का तबादला, इसके बाद हमारी पॉलिसी क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी में क्या होगी। तो उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करने से माजरत कर ली थी, वो नहीं इस पर कॉमेंट करना चाह रहे थे इस वक्त। तलत साहब, अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो ताल्लुकात को डिफाइन करने का इनिशिएटिव है वो हिंदुस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान अंदरूनी मसाइल में भी घिरा हुआ है और पाकिस्तान की जो मगरहद है उसके पार के जो हालात हैं वो भी हमारे आंख से मख्फी नहीं है और हम उससे बराह रास्त मुतासर होते हैं। आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं। अभी शायद लतीफ़ साहब ने फरमाया था कि अंदरूनी हालात को स्टेबल करना है और इकोनॉमी को दुरुस्त करना है। ये यकीनन बहुत अहम मामलात हैं, लेकिन ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के जुमरे के अंदर आते हैं। मुझे जिस चीज़ पर बड़ी हैरानी होती है आजकल हो रही है बिलखुसूस, वो ये कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जंग थोप दी है। जो मॉर्टर्स हमारे यहाँ पर गिरे हैं, अगर आप उनकी तादाद को गिनना शुरू कर दें तो किसी जंग में भी इतने मॉर्टर्स बॉर्डर के पार से पाकिस्तान की तरफ नहीं आए। हमारे सिविलियन उसमें शहीद हुए हैं, हमारे फौजी जवान उसके अंदर शहीद हुए हैं, हमारे लोगों के घर यहाँ पर तबाह हुए हैं और ये बिला इश्ताल फायरिंग है जो हर तरफ हर किस्म के बॉर्डर के ऊपर से हमारे ऊपर की जा रही है। लेकिन क्या आपको ये हैरानी नहीं होती कि पाकिस्तान की चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या चाहे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हो या ऑपोजिशन हो या तजिया निगार हो, हमारे समेत हमने इसको डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया। यानी एक ऐसा दुश्मन जिसके बारे में हम जिसका नाम सुनकर हम मुश्तइल हो जाते हैं और जिनकी नाक हम रगड़ना चाहते हैं, उस तरह ही जिस तरह वो हमारी नाक रगड़ना चाहते हैं, वो हम पर हमला आवर हो चुका है। और ये सिर्फ पेशावर के बाद नहीं हुआ, ये तो पिछले 6 माह से जारी है। आज का किस्सा तो नहीं है, ये तो रीसेंट बाउट तो नहीं है, ये तो बहुत तवील अरसे से जारी है, बहुत देर हो गई इसको। पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। क्या आपको हैरानी नहीं हो रही कि रावलपिंडी हो? सर, एक चीज तो उसमें तलत साहब ये है कि हमने भी उनकी एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से दिया और आज भी ये जराये से खबर चल रही है पंजाब रेंजर्स के जराये से कि वहां पे भी जो है हमने उनके फौजियों को वॉर इंपोज की है। हिंदुस्तान ने वॉर इंपोज की है, अनडिक्लेयर्ड वॉर इंपोज की है। वो निचला नहीं बैठ रहा और हमारे ऊपर वो वॉर ठोस रहा है।
पाकिस्तान में किसी जगह पर इस पर डिबेट नहीं हो रही। आपको आसिम बाजवा साहब के कितने ट्वीट्स याद हैं जिसके अंदर उन्होंने हालिया मामलात पर ये बात की हो कि पाकिस्तान के ऊपर जंग तारी की गई है। हमारी की सारी डिबेट जो है वो तो मिलिट्री कोर्ट्स के गिर्द घूम रही है इस वक्त। तो गुजारिश हम ये कर रहे हैं कि कौमी नुक्ता नजर अपनाना अपनी जगह पर बहुत जरूरी है, लेकिन पॉलिसी का तयन भी करना होगा हमें, और सबको मिलकर करना होगा, वैसे ही जैसे दहशतगर्दी के मामले हम सब ने इकट्ठा होकर एक पॉलिसी का तयन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब आपके इस आखिरी कमेंट का भी और प्रोग्राम में शिरकत के लिए भी। और शाह लतीफ़ साहब आपको तय करना चाहूँगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो है अपनी पॉलिसी का तयन अब करना है, और जो एग्रेशन हम देख रहे हैं जिसको कह रहे हैं कि वॉर मुसलत कर दी हम पर, उसको हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी तक भी लेके जाना है, क्योंकि ये आज की बात नहीं, ये पिछले 6 महीने से हो रही है। हमारी तरफ से बॉर्डर पर जवाब तो दिया जा रहा है, और भरपूर जवाब दिया जा रहा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इसको हमने अपने डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना है और इसको जाके हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी रेस करना है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।